हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले इस चैप्टर के कंटेंट पर आते हैं। कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, देन मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, then accounting treatment of goodwill, then accounting treatment of accumulated profits and reserves, then last है हमारा revaluation of assets and reassessment of liabilities। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि फर्म को, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसको नए सिरे से चेंज करके बनाना। जिसमें क्या होता है कि जब किसी भी पार्टनरशिप के बिजनेस को चेंज करके नए फॉर्म में लाया जाता है, तो जो पुरानी पार्टनरशिप डीड होती है उसको क्या किया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद एक नई डीड तैयार की जाती है, उसको बिजनेस में लाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फर्म चलाई जाती है। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट मीन्स जो भी हमारा एग्रीमेंट है, जो भी इस पार्टनरशिप बिजनेस का एग्रीमेंट है, उसमें कोई भी चेंज अगर हुआ है, थोड़ा भी चेंज अगर उसमें हुआ है, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ही होगा। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के लिए इन 5 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर होती है तो ये माना जाएगा कि फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। जैसे अगर पार्टनर्स के जो रेशोस में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर उनमें कोई भी चेंजेस हुआ है तो उस कंडीशन में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। देन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर फर्म में किसी भी न्यू पार्टनर को एंट्री दी गई है तो उस कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। देन अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई है या तो उसने रिटायरमेंट लिया है, लेकिन डेथ होने के बाद या रिटायरमेंट लेने के बाद बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, अगर वो उस फर्म को कंटिन्यू आगे चलाएंगे तो ही ये रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। देन अमलगमेशन हो या मर्जर हो ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, जब दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर कोई नया बिजनेस तैयार करती हैं जिसको हम अमलगमेशन बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो ये 5 सिचुएशन यहां लिखी हुई है, इनमें से कोई भी एक सिचुएशन अगर फर्म में हो रही है तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ही माना जाएगा, जिसमें पुराने पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे और उसके प्लेस में एक नया एग्रीमेंट तैयार करेंगे और जब नया एग्रीमेंट तैयार होगा तो उसके अकॉर्डिंग फर्म को चलाया जाएगा। लेकिन क्लास 12 के सिलेबस में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है वो सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशोस को लेकर ही है। तो सिर्फ हमें ये फर्स्ट वाला टॉपिक ही कवर करना है जो कि आपके 12th के सिलेबस में है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब मीनिंग समझ लेते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मीनिंग क्या होगा। जब पार्टनर्स के पुराने रेशो को बदलकर नया रेशो कर दिया जाता है तो उसी को बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पुराने रेशो मींस ओल्ड रेशो और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, न्यू रेशो में। ओल्ड रेशो जो भी पार्टनर का होगा उसको कन्वर्ट कर दिया हमने न्यू रेशो में, तो ये जो रेशो चेंज हो गए
इसी को बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पुराने रेशो को बदलकर नए रेशो को ले आना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है। और जब किसी भी फर्म में ओल्ड रेशो को कन्वर्ट करके नए रेशो में बदल दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है फ्यूचर में, और कोई ना कोई ऐसा पार्टनर होता है या होते हैं जिनको फ्यूचर में गेन होना चालू हो जाता है, मींस उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलने लगता है। तो जब किसी पार्टनर को फ्यूचर में ज्यादा शेयर मिलने लगेगा और किसी पार्टनर को फ्यूचर में कम शेयर मिलने लगेगा, तो हमें इस चैप्टर में दो रेशोस की वर्किंग करनी है। फर्स्ट रेशो होगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो और सेकंड रेशो होगा हमारा गेनिंग रेशो। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो की भी वर्किंग सीखनी पड़ेगी। किसी पार्टनर को अगर फ्यूचर में कोई लॉस हुआ है तो उसका सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी पार्टनर को फ्यूचर में गेन हुआ है तो उसका गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है फ्यूचर में और किसी पार्टनर को कैसे गेन होता है। ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए दो पार्टनर हैं ए एंड बी, इनका रेशो हमने ले लिया है 1:1। ये ओल्ड रेशो है, ये ओल्ड रेशो है बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, और उस समय फर्म को प्रॉफिट हुआ था 6000 का। यह हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ले लिया है। तो अगर ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका रेशो है 1:1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 मीन्स 1/2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, तो हाफ पोर्शन मिल जाएगा ए को। तो ए के शेयर में 3000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा और बी के शेयर में भी सेम 3000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। अब फ्यूचर में क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और ये जो रेशो था ये चेंज हो गया। अब उन्होंने पार्टनर ने क्या किया है, जो न्यू एग्रीमेंट तैयार किया है उसमें रेशो डिसाइड कर लिया है 2:1। अब एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, 2:1 हो गया। और अब हम यही ले लेते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन कितना हुआ था 6000, तो यही प्रॉफिट हमने आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन भी ले लिया है और वो कितना है 6000। तो आप देख रहे हैं कि अब इस वाले प्रॉफिट को हमें न्यू रेशो में शेयर करना है और न्यू रेशो है 2:1। तो 2 + 1 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 2/3 एंड 1/3 हो जाएगा। तो अब हम जब ए का शेयर निकालेंगे तो ए का शेयर आएगा 4000 रुपीज और बी का शेयर आएगा 2000 रुपीज। जब आप 2/3 और 1/3 में 6000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब इससे क्या पता चला, पहले बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ए को मिलता था 3000 रुपीज और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, जब रेसोर्स में क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, तो ए का शेयर बढ़ गया है। तो फ्यूचर में ए को क्या होगा, फायदा होगा। तो जो 1000 रुपीज इसको एक्स्ट्रा मिलेगा फ्यूचर में, तो ये 1000 रुपीज का क्या करेगा, गेन करेगा। और जो बी है जिसको पहले 3000 रुपीज मिलता था, अब फ्यूचर में उसको कितना मिलेगा, 2000 रुपीज मिलेगा। तो ये फ्यूचर में क्या कर रहा है, 1000 रुपीज का सेक्रीफाइस करेगा। तो 1000 रुपीज का इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और इसको गेन होगा। अब ए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि फ्यूचर में तो इसको प्लस में 1000 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा, मीन्स इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा फ्यूचर में, लेकिन इसका प्रॉफिट फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब रूल्स ये बोलते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर जो फ्यूचर में क्या करेगा, गेन करेगा, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ अमाउंट आज कंपनसेट करेगा। अब वो अमाउंट होगा किसका, तो वो जो अमाउंट है वो गुडविल का होगा। जो भी फर्म की गुडविल है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन
निकालकर जो भी उसने गेन किया है उतना पोर्शन निकालकर गुडविल का वो पे करना होगा किसे, जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूट, अब ये इसकी वर्किंग हम आगे देखेंगे डिटेल में, और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, और वहां पर हमको ये पूरा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्म में, मींस ओल्ड रेशो को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, न्यू रेशो में। तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप क्या होती है, ब्रेक होती है। और पार्टनरशिप का ब्रेक होना ही डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ये ध्यान देना है आपको कि डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप होता है, मींस जो ए और बी के बीच जो पार्टनरशिप थी वो ब्रेक हुई है, फॉर्म ब्रेक नहीं हुई है। यहां पर फॉर्म का डिसल्यूजन नहीं हुआ है, फॉर्म बंद नहीं हुई है, केवल पार्टनरशिप ब्रेक हुई है कुछ समय के लिए। क्योंकि जैसे ही हम पुराना जो हमारा एग्रीमेंट है उसको क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे, तो हमारी पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी, और फिर नया एग्रीमेंट हम तैयार करेंगे तो अगेन वो पार्टनरशिप चालू हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसीलिए बोला गया है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस कंडीशन में डिसल्यूजन ऑफ पार्टनरशिप होगा, डिसल्यूजन ऑफ फर्म नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें जब पुराने रेशो और उसको बदलकर नए रेशो में चेंज कर दिया जाता है, पुराने रेशोस को क्या करते हैं हम, नए रेशो में चेंज कर देते हैं, तो किसी ना किसी पार्टनर को गेन होना चालू हो जाता है और किसी ना किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो जिस पार्टनर को गेन होता है वो उतना अमाउंट जितना उसको फ्यूचर में मिलेगा एक्स्ट्रा, वो कंपनसेट करेगा किसको, जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ा है। जनरली कंपनसेट जो अमाउंट है वो गुडविल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, जो भी फर्म की गुडविल होती है उसमें उतना पोर्शन निकालकर जितना कि गेनिंग पार्टनर को हुआ है। जैसे अगर सपोज करते हैं कि यहां पर गेनिंग पार्टनर को अगर हम रेशो में लेते हैं कि 1/10 शेयर फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिलेगा, ये हमने लिया हुआ है कि गेनिंग पार्टनर जो है इसको 1/10 फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिलेगा, ये 1/10 का एक्स्ट्रा गेन करेगा फ्यूचर में। और फर्म की गुडविल अगर 1 लाख रुपीस है तो 1 लाख रुपीस का 1/10 करेंगे जब हम, तो 10,000 का जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट पे किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आज। ये गेनिंग पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसका आपको डिटेल में जो एनालिसिस है और डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो वीडियो के आगे पोर्शन में है। आते हैं अब नेक्स्ट एक एग्जांपल में। एक एग्जांपल लिया है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर। राम और श्याम जो है वो पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। फ्यूचर में उनका जो रेशो है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन वो इक्वल रेशो हो गया है। बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन इनका रेशो क्या था, 2:1 था, और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन इनका रेशो हो गया इक्वल, मींस 1:1। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का, और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशोस में से आपको क्या करना है, न्यू रेशोस माइनस करना है। तो ओल्ड रेशो में से आपको क्या करना है, न्यू रेशो माइनस करना है। तो पहले हम देखते हैं राम के लिए। राम का ओल्ड रेशो क्या है, 2 और 1 को हमने जब ऐड किया तो हो गया 3, तो 2/3 हो गया। डिनोमीटर में हमको 3 फिट करना पड़ेगा। और नया रेशो क्या है, 1:1 है। तो 1 + 1 को ऐड किया तो ये हो गया 1/2। तो ओल्ड रेशो हो गया 2/3 और न्यू रेशो हो गया 1/2। तो हमने ओल्ड रेशो में से माइनस किया है न्यू रेशो। जब इसको सॉल्व किया, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया हमने, 6 आया। और जब इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ रहा है 1/6। तो ये जो 1/6 आया है ये हुआ सैक्रिफाइस। क्यों, क्योंकि 4 में से 3 माइनस हो रहा है। क्योंकि जब आप 6 एलसीएम ले रहे हैं तो 2 2 जा 4 हुआ और 3 1 जा 3 हुआ, तो 4 - 3 हो रहा है। तो ये आया 1/6। और 1/6 का पॉजिटिव आंसर आना, इसका मतलब है सैक्रिफाइस करना। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पुट कर रहे हो और अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो ये समझ जाना वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। किसके लिए, जो भी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है श्याम के लिए। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन फायदे में कौन रहेगा, श्याम रहेगा। और राम का फ्यूचर में
सैक्रिफाइस करेगा। अब श्याम के लिए भी देख लेते हैं। श्याम के लिए ओल्ड रेशो क्या था? ओल्ड रेशो था 1, तो और 1 और 2 को हमने ऐड कर लिया तो ये हो गया 1/3। और न्यू रेशो क्या हो गया? इसका इक्वल है, मींस ये वाला 1, तो 1 + 1 हो गया 1/2। तो ये हो गया ओल्ड रेशो 1/3 और ये हो गया न्यू रेशो 1/2। जब हमने इनका एलसीएम लिया 6 लिया तो 2 बन जा 2 आ गया और 3 बन जा 3 आ गया। तो 2 में से अब आप देखो 3 माइनस हो रहा है, 2 में से 3 माइनस हो रहा है, इसलिए माइनस में वैल्यू आ रही है। और माइनस में जब वैल्यू आती है तो ये समझ जाना वो पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो यहां पर एक पार्टनर जो श्याम है उसको गेन हुआ है और दूसरा पार्टनर जो राम है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा है, और दोनों का सेम रेशो आ रहा है। आप देखो ये 1/6 का सैक्रिफाइस कर रहा है और ये 1/6 का गेन कर रहा है। अब यहां पर हमने बात कर ली राम सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, तो अब जो गेनिंग पार्टनर है ना वो कंपनसेट करेगा किसको? यहां एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम किन किन कंडीशन में? एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, हमें पहला एडजस्टमेंट सीखना है सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में। फिर दूसरा एडजस्टमेंट हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, और थर्ड है हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व में। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का। तो हमको 4 यहां पर एडजस्टमेंट सीखने हैं। तो हम फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशोस और जब हम गेनिंग रेशोस कैलकुलेट करते हैं आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो किसी ना किसी पार्टनर को क्या होता है? गेन होता है, जो हम प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देख चुके हैं, और किसी ना किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। श्याम गुडविल का अमाउंट पे करेगा किसको? राम को। कितने शेयर का? 1/6 का। जितना इसको गेन हुआ है ना, गुडविल का जो भी अमाउंट होगा उसका 1/6 किया जाएगा फॉर्म की गुडविल का, और जितना भी अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा ये उतना पैसा जो है वो राम को पे करेगा। गुडविल का ही अभी हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं, तो गुडविल का ही अमाउंट लेना है आपको। फिर आगे हम देखेंगे रिजर्व में भी आता है, और एक्युमुलेटेड जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें भी कंपनसेट किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओल्ड रेशोस पहले समझ लेते हैं। ओल्ड रेशोस क्या होता है? ये बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो भी पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी को ओल्ड रेशो बोला जाता है। और ओल्ड रेशोस हमेशा बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा? पहले उसको ज्यादा मिलता था और बाद में कम मिलने लगा है जिसको, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। कि जिसको पहले ज्यादा शेयर मिलता था और बाद में कम मिलने लगा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और गेनिंग पार्टनर कौन हुआ? जिसको पहले कम मिलता था और बाद में क्या हुआ है? ज्यादा मिलने लगा है, वो गेनिंग पार्टनर होगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला होगा वो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, मींस ओल्ड शेयर से आपको न्यू शेयर माइनस करना है। और गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा न्यू शेयर से ओल्ड शेयर आपको माइनस करना। जस्ट इसका अपोजिट फॉर्मूला है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब आता है? आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब ओल्ड एग्रीमेंट को क्या करते हैं? हम फिनिश कर देते हैं, देन नया एग्रीमेंट जो हम तैयार करते हैं तो उसमें जो भी रेशोस हम डिसाइड करते हैं वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का। अब डिफरेंस की बात कर लें तो सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में क्या डिफरेंस है? It is the ratio in which partners surrender their share of profit in favor of other। ऐसा पार्ट जो एक पार्टनर क्या करता है दूसरे के लिए, अदर्स के लिए सरेंडर करता है। जैसे अभी आपने देखा था राम ने सरेंडर कर दिया था और श्याम ने क्या किया था? गेन कर लिया था 1/6 के लिए। जैसे कि हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देखा था कि राम ने 1/6 का सैक्रिफाइस किया था 1/6 शेयर का, और श्याम ने क्या किया था? 1/6 का गेन किया था। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है कि पहले हमको ज्यादा मिल रहा था, बाद में हमको कम मिलने लगा। तो जितना कम मिलने लगा, जो डिफरेंस आया
वही आपका सैक्रिफाइस हुआ। और गेनिंग रेशो में क्या हुआ, गेनिंग रेशो हमेशा ध्यान रखना, जो भी पार्टनर जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है तो जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो भी पार्टनर जाता है उसके शेयर को टेक ओवर कर लेते हैं। उसके शेयर को टेक ओवर करने से इनका शेयर जो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो बढ़ जाता है। जैसे सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 3 पार्टनर है, उनका रेशो है हमने ले लिया है 5:3 और 2। अब है ना, ये सपोज कर लेते हैं कि सी फॉर्म छोड़कर जा रहा है। पहले कितना मिल रहा था 10,000 को, अगर हम 5:3:2 में शेयर करते तो 5+3+2 इक्वल टू क्या हो जाता, 10। तो 5/10 हो जाता, 3/10 हो जाता और 2/10 हो जाता। अब 10,000 को शेयर करना है तो ए के शेयर में कितना आ रहा है, 5,000 रुपीज आ रहा है, इसमें 3,000 रुपीज आ रहा है और इसमें 2,000 रुपीज आएगा जब आप शेयर करोगे। अब सी तो चला गया, तो सी का 2,000 रुपए का जो शेयर पहले सी ले लेता था, अब तो वो बचेगा ना। जब वो बचेगा तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, ए और बी में। तो ए का शेयर बढ़ जाएगा और बी का शेयर बढ़ जाएगा, तो यही गेन है। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, न्यू रेशोस माइनस ओल्ड रेशोस। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशोस माइनस न्यू रेशोस। ये कब कब कैलकुलेट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ये किया जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दो कंडीशन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है, जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेता है तब, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंजेस किया जाता है तब। रिटायरमेंट और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के समय आपको कैलकुलेट करना पड़ता है गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो रिटायरमेंट और डेथ में कैलकुलेट किया जाएगा, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। कब कब करना है, रिटायरमेंट एंड डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कब कैलकुलेट करना है, एडमिशन में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो दोनों दो दो कंडीशन में क्या किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या होता है कि जब कोई पार्टनर है ना, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और किसी ना किसी पार्टनर को क्या होता है, गेन करना पड़ता है, तो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो गुडविल का ही अमाउंट कंपनसेट करता है। किसके लिए, जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ा है उसके लिए। अब वो कैसे किया जाएगा, गुडविल का कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल। जो भी कंपनसेशन अमाउंट होगा जो कि पे करना होगा हमें किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा फर्म की गुडविल में जितना भी शेयर उसने गेन किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो पेबल होगा किसको, जिसको लॉस हुआ है, जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको। अब क्या जर्नल एंट्री बनेगी, वो जर्नल एंट्री भी हम समझ लेते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट करना है। और अगर हमारे क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल है तो फिर हम कैपिटल के प्लेस में कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं, वो वर्ड होगा करेंट अकाउंट। तो एंट्री सेम होगी, बस कैपिटल के प्लेस में हमको करंट अकाउंट वर्ड यूज करना होगा। और ये एंट्री क्या बता रही है कि गेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना कैपिटल अकाउंट डेबिट करवा रहा है, अपना कैपिटल अकाउंट कम करवा रहा है। और किसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, जिसको लॉस हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मतलब कि गेनिंग पार्टनर अपना गुडविल का जो भी कंपनसेट अमाउंट है वो इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा रहा है, और खुद का कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। अभी आगे इसको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। और यहां पर अगर वही एंट्री ना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में है तो करंट अकाउंट यूज करना है, वो अपना करंट अकाउंट क्या करवाएगा, कम करवाएगा गेनिंग पार्टनर, और किसको देगा, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो उसका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
क्योंकि गेनिंग पार्टनर एक अमाउंट है ना गुडविल की कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर है, इनका रेशो हमने ले लिया है 2:1 है, फ्यूचर में इक्वल रेशो है, तो हमने फिर वही सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पुट किया, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो लगाकर हमने देखा कि 2+1 को ऐड किया, तो 2+1 को जब आप ऐड करोगे तो 2+1 हो जाएगा 3, तो 2/3 हो गया ओल्ड शेयर, और इक्वल मीन्स होता है 1:1, दो पार्टनर है इसलिए 1:1 हो जाएगा, तो 1+1 को जब आप ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ये हो गया इनका नया शेयर, तो ओल्ड शेयर से हम नया शेयर माइनस कर रहे हैं, एलसीएम ले लिया हमने 6, और जब इसको सॉल्व किया तो 4 में से 3 माइनस हुआ तो ये आ गया 1/6। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। और श्याम क्या कर रहा है, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो श्याम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो श्याम गेन कर रहा है, तो श्याम कितना अमाउंट है ना गुडविल का राम को दे, उसके लिए फर्म के पास टोटल गुडविल जो क्वेश्चन में दी हुई है वो है 60,000 रुपीज, जो फर्म की गुडविल है ये 60,000 रुपीज दिया हुआ है। इसमें ना हम क्या करेंगे, राम का शेयर जो कि उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा 10,000 रुपीज, और श्याम को गेन हुआ 10,000 रुपीज का, तो श्याम क्या करेगा, 10,000 रुपए का अमाउंट है ना राम के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। या तो अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएट है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और अगर कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो उसके करंट अकाउंट में 10,000 रुपए देकर उसको क्रेडिट कर देगा, मींस उसका कैपिटल और करंट अकाउंट बढ़ा देगा। तो खुद का वो कैपिटल अकाउंट क्या करेगा, कम करेगा, इसलिए वो 10,000 रुपए से अपने आप को डेबिट करेगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री फॉर्म बनाएगी, तो फर्म क्या करेगी, श्याम का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगी, मींस 10,000 रुपए से कम कर देगी, और राम का जो कैपिटल अकाउंट क्योंकि उसको लॉस हुआ है उसको वो बढ़ा देगी। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जनरली जो भी फर्म के प्रॉफिट होते हैं और जो रिजर्व होते हैं, फर्म इनको अपने प्रॉफिट से सिक्योर कर करके बनाती है, फ्यूचर में जो अनसर्टेन लॉसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए बनाती है। लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इन रिजर्व और प्रॉफिट्स के लिए दो ट्रीटमेंट किए जाते हैं। पहला ट्रीटमेंट है, क्या इन रिजर्व को या प्रॉफिट्स को हम बैलेंस शीट में रखें या ना रखें। रखें तो कौन सा ट्रीटमेंट हमें करना है, और जब हम बैलेंस शीट से इनको हटाएंगे तब हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है। तो हम इनको यहां पर दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा क्या, when reserve are not to be shown in future in the न्यू बैलेंस शीट। मतलब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है क्या हम उसको बैलेंस शीट में रखें या ना रखें। तो अभी पहली कंडीशन क्या है कि नहीं, उसको बैलेंस शीट में वो नहीं रखना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन है कि नहीं, उसको तो हम तो फ्यूचर के लिए हमें बैलेंस शीट में रखना है। तो हम पहला कॉन्सेप्ट क्या देखने वाले हैं कि जब रिजर्व और प्रॉफिट को फ्यूचर में बैलेंस शीट में जब नहीं रखा जाएगा, मींस जो हमारे पास रिजर्व और प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो उसका करेंगे क्या, बैलेंस शीट से तो हटाने की बात हो गई, तो बैलेंस शीट में नहीं रहेगा तो जाएगा कहां, वो जाएगा पार्टनर्स को, और पार्टनर्स ही फर्म के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। तो उनको ही वो ओल्ड रेसोर्स में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और बैलेंस शीट से इसको हटा दिया जाता है। अब बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनेगी, और ये ध्यान रखना है कि जो भी रिजर्व और प्रॉफिट्स होंगे वो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन के हैं, इसलिए उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटना है, आपको उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब उसको देखते हैं कि उसके लिए क्या जर्नल एंट्रीज बनती हैं, कि अगर फर्म के पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है, फर्म के पास जो प्रॉफिट्स पड़ा हुआ है, अगर हम उनको बैलेंस शीट में नहीं रखना चाहते हैं
उसको पार्टनर्स को देना चाहते हैं, मींस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटना चाहते हैं, उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना चाहते हैं, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट है, क्या जर्नल एंट्री बनेगी। फर्म जितनी भी अपनी ये रिजर्व है इन सबको क्या कर रही है, फर्म कम कर रही है। कम करने का मतलब अपनी लायबिलिटीज को कम कर रही है, और लायबिलिटीज को कम करने का मतलब है इनको कम कर देना, मींस हटा देना। और किसके अकाउंट में ये क्रेडिट कर देगी, जो भी पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, या तो कैपिटल का नेचर अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में। और किस रेशोस में जाएगी, ये रेशो होगा ओल्ड रेशो, उसी में ट्रांसफर किया जाएगा। ओल्ड रेशो में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, ये सब के सब बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ही बनाए गए हैं, इसलिए इनको कभी भी एनपीएसआर मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड नहीं किया जाता है। इनको हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिवाइड किया जाता है। ये भी रिजर्व होंगे ये सब डेबिट हो जाएंगे, और पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये तो अभी फर्म के लिए प्रॉफिट थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो लॉस पड़ा हुआ है, फर्म के पास है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में दो बैलेंस होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जो डेबिट बैलेंस होता है वो होता है लॉस का, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो होता है प्रॉफिट का। तो अगर अब डेबिट बैलेंस है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये लॉस है, ये ध्यान रखना है, ये लॉस है। अब जब लॉस होगा तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री बन जाएगी, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये रिजर्व है ना, पार्टनर्स को देकर उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ा रहे थे। लेकिन अब फर्म तो ऑलरेडी लॉस पर है, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अब पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और जो भी हमारे पास लॉस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई लॉस पड़ा हुआ है जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट में मिलता है, अगर है दिया, तो आपको एंट्री क्या बनानी है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करके इनको बैलेंस शीट से हटा दोगे आप। अब हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अलग से सेपरेट जो वर्किंग है वो देख रहे हैं। अगर सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पहले तो ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फ्यूचर में जो अनसर्टेन लॉसेस हो जाते हैं किसी वर्कर के साथ, उसको पे करने के लिए इस अमाउंट का यूज किया जाता है। ये फर्म की एक लायबिलिटी होती है जो कि वर्कर्स को पे की जाती है। सपोज करो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में दो वर्कर लगे हुए हैं, एक के साथ एक्सीडेंट हो गया, और जब उसने अपना ट्रीटमेंट कराया तो डॉक्टर ने बोला 50,000 रुपीज का खर्च आएगा। तो 50,000 रुपीज वो कहां से लेकर आएगा, वो जाएगा फर्म के पास, फर्म से बोलेगा मुझे 50,000 रुपीज चाहिए, तो फर्म है ना 50,000 रुपीज उसको पे करेगी। यही फर्म की एक लायबिलिटी बन गई, और इसी लायबिलिटी को वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोला जाता है। तो इसी क्लेम को, क्योंकि ये अनसर्टेन लॉसेस होते हैं, कभी भी अचानक बाय चांस हो जाते हैं, तो इनकी रिकवरी है ना फर्म कैसे करे, तो उसके लिए फर्म क्या करती है, अपने जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से पैसा निकालकर अलग मैनेज करके रखती है, कि बाय चांस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी वर्कर के साथ, तो हम उसे इस रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर करके अपनी लायबिलिटीज से दूर हो सकते हैं। और हमको ये ध्यान रखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है ना, ये पे करना है किसको, इन केस ऑफ एक्सीडेंट में वर्कर्स को पे करना है। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ही पे करना है, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ है मींस कोई भी कंपनसेशन आप, कोई भी क्लेम नहीं आया है, और ये पैसा बचा हुआ है, साल भर में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, किसी वर्कर के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और WCR मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अगर कोई अमाउंट पड़ा हुआ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेसोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कब, जब कोई क्लेम साल भर में नहीं होता है तब। अब हम यहां पर एंट्रीज देखने वाले हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कौन कौन सी एंट्रीज बनती है। फर्स्ट केस क्या है हमारा, नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मींस कि पूरे साल भर में कोई भी वर्कर के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और जब एक्सीडेंट नहीं होगा, और अगर हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाकर रखा हुआ है,
तो अब हम क्या करेंगे, उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जो भी फर्म के ओनर है उनको देकर उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मींस उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे और किस रेसोर्स में दे देंगे, उनको ओल्ड रेसोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और सेकंड केस क्या है कि अब लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कहने का मतलब यह है कि अब एक्सीडेंट हुआ कि 50,000 रुपीज वर्कर ने मांगे थे और 50,000 रुपीज का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी पड़ा हुआ है। लाइबिलिटीज में अपनी बैलेंस शीट में फर्म शो कर रही है कि WCR का 50,000 रुपीज का बैलेंस है और उस वर्कर का जब एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने उसको बोला कि 50,000 रुपीज का खर्च आएगा। तो वो क्या कर रहा है, फर्म से 50,000 रुपीज की मांग कर रहा है कि भैया मुझे 50,000 रुपीज दो। तो फर्म है ना ये 50,000 रुपीज जो पड़ा है ना ये उठाकर इसको दे देगी। तो इसलिए बोला गया है इफ एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब जितना लाइबिलिटी आई है, लाइबिलिटी है 50,000, वो इक्वल है किसके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। तो कोई भी अमाउंट है ना अब बचेगा नहीं, क्योंकि 50,000 का बैलेंस था और 50,000 रुपीज हम उठाकर किसको दे देंगे, वर्कर को। तो अब कोई भी पैसा बचा नहीं, जब पैसा बचेगा नहीं तो हम पार्टनर्स को कैसे दे देंगे। तो हमने क्या एंट्री बनाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट मींस WCR डेबिट, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दोनों में 50,000 का अमाउंट आप लिख देना। WCR का जितना भी अमाउंट है 50,000 रुपीज वो डेबिट हो जाएगा और क्लेम आ गया है हमारे पास 50,000 रुपीज का जो उस वर्कर को देना है, तो दोनों जगह 50,000 रुपीज आप अमाउंट लिखकर उसको क्लोज कर देंगे। दो केस हो चुके हैं, थर्ड केस पर आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि लायबिलिटी है ना लेस देन है वर्कमैन कंपनसेशन के। कहने का मतलब हमारे पास WCR का जो अमाउंट पड़ा है लायबिलिटीज में, जो प्रॉफिट से बनाकर रखी हुई है फॉर्म, वो है 50,000 का, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और मात्र 20,000 रुपीज का ही वर्कर ने क्लेम किया है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि 20,000 रुपए का खर्च आएगा। तो अब ये लायबिलिटी है ना इस रिजर्व से क्या है, कम है। लाइबिलिटी इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 50,000 रुपीज का और लाइबिलिटीज आ रही है, मतलब उस वर्कर को देना है 20,000 रुपीज, तो 30,000 तो बच रहा है ना। तो आप एंट्री बनाएंगे WCR डेबिट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 50,000 रुपीज से इसको डेबिट कर देंगे। क्लेम आया है कितने का, 20,000 का, तो आपको यहाँ 20,000 रुपीज लिखना है, ठीक है। और बाकी जो 30,000 बच रहा है ना वो उठाकर पार्टनर्स को दे दो, क्योंकि मालिक तो वही है। तो 30,000 वो उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा या तो करंट अकाउंट में चला जाएगा। किस रिसोर्स में चला जाएगा, ओल्ड रिसोर्स में, और उनका कैपिटल और करंट अकाउंट बढ़ जाएगा। अब लास्ट केस है हमारे इसका फोर्थ, कि अब लाइबिलिटी है ना ज्यादा हो गई है, मींस बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है कितना, 50,000 रुपीज का रिजर्व है बैलेंस शीट में। फॉर्म बता रही है कि 50,000 रुपीज है, लेकिन जब उस वर्कर के साथ एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने बोल दिया कि 80,000 रुपीज जो है ना खर्च आएगा। तो अब वो फर्म से कितना पैसा मांगेगा, 80,000 मांगेगा। तो फर्म क्या बोलेगी, यार 50,000 तो मेरे पास पड़ा हुआ है, बाकी 30,000 रुपीज कहां से मैनेज होगा। तो ये ध्यान देना है। पहले एंट्री पर हम आते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास पड़ा कितना है, 50,000। तो यहां पर फॉर्म 50,000 रुपीज से क्या करेगी, डेबिट करेगी। फिर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम आ गया है, उस वर्कर ने बोला 80,000 रुपीज लगेगा। तो अब 30,000 रुपीज है ना फॉर्म को तो लॉस हो गया, तो पहले इस लॉस को क्या करना पड़ेगा, 30,000 रुपीज जो है ना डेबिट करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है आगे वाले टॉपिक में समझाया गया है, तो ये हम वहां पर डिस्कस करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो 50,000 रुपीज आप है ना WCR में क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि हमारे पास इतना ही फंड पड़ा हुआ है। और क्लेम आ गया है 80,000 रुपीज, तो 30,000 रुपीज का पहले तो जितना भी फॉर्म को लॉस हो रहा है ये 30,000 रुपीज रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अभी पैसा बच रहा था तो वो किनको दे रहे थे हम, पार्टनर को। अब तो पैसा कम पड़ गया ना, तो अब पार्टनर से बोलेंगे कि भैया अब आप अपने
तरफ से इसको मैनेज करो। तो ये जो लॉस है ना, ये फर्म के पार्टनर्स को ही मैनेज करना पड़ेगा। तो फर्म के पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट फर्म क्या करने वाली है, डेबिट करने वाली है। 30,000 रुपीज को ही जो भी पार्टनर्स होंगे उनमें शेयर कर देंगे हम, उनके रेसोस में, और किस रेसोस में, ओल्ड रेसोस में शेयर कर देना है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी फर्म का लॉस था वो अपना लॉस क्या कर लेगी, कम कर लेगी, क्रेडिट कर देगी। और ये लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, फर्म के जो ओनर है, मींस फर्म के जो पार्टनर हैं उनको लेना पड़ेगा। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। तीनों केस जो हमारे 4 केस हैं, एक एग्जांपल है, एबीसी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2, डिसाइड फ्यूचर में क्या रेशो उन्होंने डिसाइड कर लिया है, 2:3:4। तो पहले का रेशो है इनका 4:3:2 है, ये ध्यान रखना है। ये बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ये आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब फर्म बता रही है कि इनकम्प्लीट एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें लाइबिलिटी में वो शो कर रही है कि WCR का अमाउंट उनके पास 90,000 रुपीज पड़ा हुआ है। ठीक है। अब केस नंबर 1 बताया गया है कि नो अदर इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब है कि कोई भी साल भर में एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब जब साल भर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फर्म क्या करेंगे, अभी तो हम वाली सिचुएशन में है ना कि इस WCR को तो रखना ही नहीं है हमको फ्यूचर के लिए। हमें आज रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो इस अमाउंट को हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा मतलब पार्टनर्स को देकर उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो ये जितना भी WCR का अमाउंट है, क्योंकि साल भर में कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, तो ये जो WCR का अमाउंट है 90,000 रुपीज, ये पार्टनर जो 3 पार्टनर हैं ABC, और इनका ओल्ड रेशो है 4:3:2, तीनों को क्रेडिट कर देंगे हम। 90,000 रुपीज को हम शेयर करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस 4:3:2 में। और जब 90,000 को 4 + 3 + 2 मींस 4 + 3 + 2 को करा तो हो गया 9, तो 4/9, 3/9 और 2/9 में जब हम इनको शेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000, 30,000 एंड 20,000। ये पहला केस हो गया कि साल भर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब दूसरे केस में आते हैं कि अब क्लेम कर दिया, एक्सीडेंट तो हुआ है लेकिन जो क्लेम हुआ है ना वो 45,000 रुपीज है, मतलब छोटा एक्सीडेंट था। हमारे पास WCR का अमाउंट पड़ा है 90,000 रुपीज, लेकिन वर्कर के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ है और उस पर जो खर्च आ रहा है वो हो रहा है 45,000 रुपीज। तो अब इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास कितना अमाउंट पड़ा है, 90,000 रुपीज पड़ा हुआ है। 90,000 को WCR के नाम से डेबिट कर दो। क्लेम आया है आपके पास कितना, 45,000। तो 90,000 में से 45 तो हमने उस लेबर को दे दिया, बाकी बचा कितना, 45,000। तो वो 45,000 को जो बचा हुआ अमाउंट है वो फर्म के ओनर को उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में आप ट्रांसफर करके क्रेडिट कर दो। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, बचा हुआ अमाउंट। अब थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड केस क्या बोल रहा है कि इस बार जो है ना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उस वर्कर ने ना 99,000 रुपीज का क्लेम कर दिया है और हमारे पास WCR का अमाउंट कितना है, वो पड़ा है। WCR का अमाउंट आप देखोगे तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 90,000 रुपीज शो हो रहा है, लेकिन क्लेम कितना कर दिया उसने, 99,000 रुपीज का क्लेम कर दिया है। तो बाकी जो 9,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है वो कौन मैनेज करेगा। ये फर्म को एक लॉस हुआ है, इस लॉस को तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से डेबिट कर दो 9,000 रुपीज, और ये रिकवरी हम किससे करेंगे, अपने पार्टनर से करेंगे, मतलब अपने मालिकों से करेंगे, हम अपने ओनर से करेंगे। तो अब उनका कैपिटल अकाउंट है ना, क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। ये उनका लॉस हुआ, उनको ही बियर करना है। किस रेशो में, ओल्ड रेशो जो भी इनका है 4:3:2 में, 4 + 3 + 2 तो 4/3, 4 + 3 + 2, 4/9, 3/9, 2/9। तो 4/9, 3/9 और 2/9 में जब हम इस लॉस को क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। और इस 9,000 रुपीज को हमने 4:3:2 में शेयर किया, तो ए में आ गया 4,000, बी में आ गया 3,000 और सी में आ गया 2,000। ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे कि WCR आपने समझा, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले तो अब ये समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, क्यों जरूरत होती है। आप
देखते हैं कि हर फर्म, हर इंसान आजकल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दूसरी फर्म्स, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट या तो कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है। अब जब कम हो जाता है तो फर्म को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अगर मान लो हमारी फर्म है और उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, जैसे हमारी फर्म ने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में, अब शेयर मार्केट की पोजीशन डाउन हो गई और जो इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख रुपीस का किया था आज उसकी मार्केट पोजीशन 90,000 पहुंच गई, तो फर्म को 10,000 रुपए का लॉस हो गया। अब इस लॉस की रिकवरी किससे की जाएगी, तो इस लॉस की रिकवरी की जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये फर्म है ना अपने प्रॉफिट से निकाल कर ही मैनेज करके बनाती है। तो हमेशा कंपेयर किया जाता है जो भी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, जितना आपने किया था, और उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मींस आज की वैल्यू। तो जब बुक वैल्यू है ना कम हो जाती है और मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, और इनके कंपैरिजन में अगर बुक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है तो फर्म को लॉस होता है। तो लॉस जब भी होता है तो उसकी रिकवरी आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मींस आईएफआर से ही करनी है। तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, कौन कौन से केसेस हमको पढ़ने हैं। तो पहला केस है कि नथिंग इज मेंशन्ड, आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, और नो चेंज इन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आया है इन्वेस्टमेंट में। जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था आज मार्केट में उसकी पोजीशन भी 1 लाख रुपए है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ना तो पैसा बढ़ा और ना ही पैसा कम हुआ। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आईएफआर तो बन चुका है क्योंकि फर्म ने प्रॉफिट से इसको मैनेज करके रखा हुआ है। तो आईएफ जब कोई भी इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है ना, ये उठाकर हमें किसको देना पड़ेगा, अपने ओनर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो बैलेंस शीट में अब रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी हम वही टॉपिक कर रहे हैं कि ना तो वो जनरल रिजर्व का अमाउंट, ना प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट, ना डब्ल्यूसीआर का अमाउंट, और ना ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं। वो नहीं रखना चाहते हैं इन सब का अमाउंट, इसलिए अब इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके इसको फिनिश करना पड़ेगा। किस रेशोस में, ओल्ड रेशोस में। कैपिटल और करंट अकाउंट वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट यूज करना, अगर कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट यूज करना। तो एंट्री क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट मींस आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब ए बी सी, जो भी पार्टनर्स होंगे वो 1 बाय 1 क्रेडिट हो जाएंगे। पहला केस क्या था कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अब दूसरा केस है व्हेन देयर इज एंड डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, और मार्केट वैल्यू डाउन हो गई मतलब जो आपने 1 लाख रुपए लगाया था ना आज वो 90,000 पर पहुंच गया। तो यहां पर फर्म को कितने का लॉस हुआ है, यहां पर हम ले लेते हैं कि फर्म के पास लॉस हुआ है 10,000 रुपए का, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम हो गई है, 10,000 रुपए का लॉस हो गया। और इन्वेस्टमेंट एंड लॉस इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और हमारे पास जो आईएफआर पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में वो मात्र 6,000 रुपए का है। लो, लॉस बड़ा है, मींस हमको 10,000 रुपए का लॉस हो चुका है, और आईएफआर में हमारे पास टोटल कितना अमाउंट पड़ा है, 6,000 रुपीज पड़ा हुआ है। तो अब हम उसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है कितना, 6,000 रुपए। ठीक है, 6,000 रुपए लिख दिया। और इन्वेस्टमेंट जो मार्केट वैल्यू कितनी पहुंच गई है, 90,000, और जबकि उसकी बुक वैल्यू क्या है, 1 लाख। तो हमको यहाँ 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, और हमारे पास आईएफआर का कितना अमाउंट पड़ा है, 6,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का लॉस हुआ है और 6,000 रुपए हमारे पास पड़ा हुआ है, तो 4,000 रुपए है ना हमको मैनेज करवाना पड़ेगा अपने पार्टनर से, क्योंकि 4,000 रुपए का लॉस तो फर्म को होगा ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में हमको 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, हम रिकवरी कर पा रहे हैं आईएफआर के अमाउंट से 6,000 रुपए तक। तो 4,000 रुपए जो है ना फर्म को लॉस हुआ है, इस लॉस को फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, जैसे कि उसने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में किया था। अब ये लॉस है ना किसको उठाकर देना है, क्योंकि अभी बचा हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पार्टनर्स को ट्रांसफर हुआ था, तो अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, ये भी तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा ना।
तो इसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ओल्ड रेसोर्स में ही डेबिट होंगे, या तो कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा, जो भी सिचुएशन होगी आपके क्वेश्चन में वो वर्ड यूज कर लेना। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पर लॉस कितना आ जाएगा, 4000 रुपीज। और अभी इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू आगे क्लियर हो जाएगा ये। अब आते हैं व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ। अब इस बार क्या हुआ है, बहुत अच्छा सिचुएशन है। आईएफआर में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 6000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये हमने ले लिया है। ये फर्म अपनी लाइबिलिटी साइड शो कर रही है कि अगर कोई लॉस होता है तो इसी से रिकवरी की जाएगी। लेकिन इस बार तो फायदा हो गया। मार्केट वैल्यू जो है ना, हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, आज मार्केट में उसकी पोजीशन 1,10,000 रुपए पहुंच गई। तो हमको फायदा कितने का हो गया, 10,000 रुपीज का। अब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट हुआ है तो ठीक है। आईएफआर भी हमारे पास पड़ा हुआ है, लॉस तो हुआ नहीं है। अगर लॉस हुआ होता तो इस अमाउंट से इसकी रिकवरी कर लेते, लेकिन ये भी प्लस वाली कंडीशन है और ये भी प्लस वाली कंडीशन है, दोनों ही प्रॉफिट हैं। तो अब ये दोनों के दोनों प्रॉफिट है ना, किनको मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे फर्म के ओनर्स, मींस फर्म के जो पार्टनर्स हैं। तो सबसे पहले हम ये वाले प्रॉफिट को पार्टनर्स को शेयर करेंगे। तो 6,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है ना, ये फर्म के ओनर्स को ट्रांसफर हो जाएगा, आईएफआर डेबिट हो जाएगा जो फर्म की लाइबिलिटी में शो किया गया है, और टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में 1 बाय 1 क्रेडिट हो जाएगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे। फिर दूसरा, ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो पहले आपको ना इसको ना एक प्रॉफिट को एक्चुअल में ये आया कहां से, उसको शो करने के लिए आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी। क्योंकि अभी लॉस हो रहा था तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, और अब प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं, आप क्रेडिट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ 10,000 रुपए की अमाउंट लिखनी है, 10,000 रुपीज की अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे। 10,000 रुपीज की जो अमाउंट है ना, वो कैसे आई है, आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 1,10,000 पर पहुंच गया, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू, सॉरी उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपीज है। तो जो डिफरेंस अमाउंट आया 10,000 रुपीज, ये फर्म को प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले फर्म ट्रांसफर करेगी, देन उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस 10,000 रुपीज को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट कर देगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब भी फर्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। लेकिन जब फर्म है ना लॉस डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उनका जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और किस रेसोर्स में करना है, ये भी ओल्ड रेसोर्स में करना है। बाकी इसको एग्जांपल के थ्रू अब देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। एबीसी 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ओल्ड बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 2:3:4। और ये हमने कंडीशन ली है कि जो भी आईएफआर का अमाउंट है ये फर्म अपने पास मैनेज करके रखना नहीं चाहती है, मींस अपनी बैलेंस शीट में इसको शो करना नहीं चाहती है। इसको ट्रीटमेंट करो और अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स को देके खत्म करो। तो पहला केस है कि पूरे साल भर, अब देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वैल्यू क्या है, आपने शेयर मार्केट या कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करके रखा है 2 लाख रुपए, आज मार्केट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, मींस 2 लाख रुपए ही पता चल रहा है कि जो 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया था, आज 2 लाख रुपीज ही उसकी वैल्यू है। तो कोई चेंजेस आया क्या, नहीं आया ना, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। जो मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपीज वही उसकी कॉस्ट वैल्यू है, मींस कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो जितना भी ये अमाउंट पड़ा हुआ है आईएफआर का, ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बैलेंस शीट में तो रखना नहीं है, तो ये उठाओ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम केस नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब जो आईएफआर का अमाउंट है, जो 18,000 रुपीज हमारी लाइबिलिटीज में पड़ा हुआ है, वो उठाकर हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अपने ओनर्स को। और ओनर्स कौन है, 3 है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2 में। तो 18,000 रुपीज को 4 + 3 + 2 = 9, और 4/9, 3/9 और 2/9 में शेयर कर दिया, तो ये अमाउंट क्रेडिट हो गया। और सेकंड
केस में आ जाते हैं, फिर वही बताया कि मार्केट वैल्यू क्या पहुंची है अभी 2 लाख। आप देख रहे हो 2 लाख तो कॉस्ट वैल्यू भी है, और सेकंड केस में भी मार्केट वैल्यू क्या पहुंची है 2 लाख, मतलब सेम वही केस है ये, ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, तो सेम यही एंट्री ना फिर से यहां रिपीट हो जाएगी। जो भी आईएफआर का अमाउंट पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रिसोर्स में शेयर कर दिया जाएगा। और आईएफआर का आप देख रहे हैं कितना अमाउंट पड़ा है, 18,000 रुपीज पड़ा हुआ है। थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस ये बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की, वो 1,91,000 हो गई, मतलब फर्म को लॉस हो गया। अब हमारे पास देखो 18,000 रुपीज का तो रिजर्व है, कॉस्ट वैल्यू क्या थी 2 लाख रुपीज लगाए थे हमने, 1,91,000 रुपीज मार्केट वैल्यू पहुंच गई है, तो फर्म को कितने का लॉस हुआ, 9,000 रुपीज का लॉस हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना अकाउंट के नाम से 9,000 रुपीज का लॉस क्रेडिट किया जाएगा। तो 18,000 में से 9,000 तो रिकवर हो गए, बाकी बच रहा है इसमें भी अभी 9,000 रुपीज बच रहे हैं। तो वो जो 9,000 रुपीज बचे हैं ना, वो हमें ए, बी और सी तीनों को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किस रिसोर्स में देंगे, ओल्ड रिसोर्स में देंगे, क्योंकि पैसा बचा है ना, तो पैसा बचेगा तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, और पैसा अगर कम पड़ गया है तो उनसे मंगा लो और उनका कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट कर दो। फोर्थ केस में आते हैं। अब मार्केट वैल्यू क्या हो गई है इन्वेस्टमेंट की, 2,18,000 पहुंच गई है, मींस कि हमारे पास पहले से ही रिजर्व है 18,000, तो प्रॉफिट है। और आप देख रहे हो जो कॉस्ट वैल्यू 2 लाख रुपीज थी, वो 2,18,000 रुपीज हो गई है। तो 18,000 रुपीज यहां बढ़ चुकी है वैल्यू, तो 18,000 का तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, और 18,000 का ये वाला प्रॉफिट ऑलरेडी है। तो टोटल मिलाकर हमको प्रॉफिट हुआ है 36,000 का, लेकिन दोनों प्रॉफिट के लिए सेपरेट एंट्री बनानी है आपको। 18,000 के लिए आपको अलग एंट्री बनानी है, और जो 18,000 रुपीज वैल्यू बढ़ गई है उसके बाद आपको एंट्री उसकी अलग बनानी है। तो अब आते हैं हम फोर्थ केस पे। फोर्थ केस में दो प्रॉफिट हो गए हमको। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बैलेंस शीट में आईएफआर का रिजर्व पड़ा हुआ है 18,000 का, पहले तो उसको पार्टनर्स को देकर उनका कैपिटल अकाउंट प्लस कर देंगे। और किस रेशोस में देंगे, ओल्ड रेशोस में, जो भी इनका ओल्ड रेशो होगा उस रेशो में। और ओल्ड रेशो है 4:3:2, तो 4 + 3 + 2 को प्लस किया तो 4/9, 3/9 और 2/9 में शेयर कर दिया हमने। देन अब हम दूसरी एंट्री बना रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी पहुंच गई है, 2,18,000, जबकि उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है 2 लाख। तो जो डिफरेंस हुआ है वो 18,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और जब प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट उस कंडीशन में फर्म क्या कर देती है, क्रेडिट कर देती है। तो 18,000 रुपीज का ये प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट भी किसको शेयर करना है, फर्म के जो ओनर हैं, और फर्म के 3 ओनर हैं। तो अब जब प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 18,000 रुपीज से। और एबीसी जो है वो पार्टनर है, उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। और ये किस रेशो में ट्रांसफर किया जाएगा, ये ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड रेशो में। ये ध्यान रखना, नए रेशो को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये सब काम हो रहा है बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट्स हैं वो सबके सब ओल्ड रेशोस में ही शेयर किए जाते हैं। अब आते हैं हमारा कि दूसरा कॉन्सेप्ट है। अभी तक तो हमने ये देखा कि फर्म है ना, ना तो जनरल रिजर्व, ना प्रॉफिट्स, ना डब्ल्यूसीआर, ना आईएफआर बैलेंस शीट में रखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब फर्म ये बोल रही है कि नहीं, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हम उनको रखेंगे, हम बांटना नहीं चाहते। बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन के हैं जरूर वो, लेकिन हम उनको बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं। फ्यूचर की बैलेंस शीट जो हमारी होगी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम उनको शो करना चाहते हैं। अब शो करना चाहते हैं तो क्या किया जाए, उसके लिए कैसा ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये ध्यान रखना है कि जब शो करने की बारी होगी, मींस जो भी आपकी बैलेंस शीट होगी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड आपको वही रिजर्व और वही प्रॉफिट्स आपको क्या करना है, शो करना है। अगर यहां पर तो अब बात करते हैं कि कैसे शो होगा। तो शो करने के लिए ये ध्यान रखना है, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होगी। और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी,
वो डिपेंड करेगा कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर ने गेन किया है। तो जो गेन करने वाला पार्टनर होगा वही कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। किसका कंपनसेट करेगा? अभी तक आपने देखा था गुडविल का, अब देख रहे हैं रिजर्व और प्रॉफिट का। तो ये ध्यान रखना है कि रिजर्व और प्रॉफिट का जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, कंपनसेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे आप, और कंपनसेट अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा रिजर्व और प्रॉफिट का वो पे किया जाएगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अभी और क्लियर हो जाएगा, आगे हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज मोहन एंड सोहन दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले क्या है? बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन इक्वल है। इक्वल मींस 1:1 है, और इक्वल मींस होगा 1/2 और 1/2। ये हो गया इक्वल। ये बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन है 1/2 1/2। और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? उनका रेशो 3:2 हो गया। ध्यान देना, पहले रेशो था 1:1 इक्वल था, और फ्यूचर में जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो रेशो क्या हो गया? 3:2 हो गया। और फर्म के पास है ना रिजर्व पड़ा हुआ है 20,000 रुपीज का। द पार्टनर, कंडीशन दी हुई है कि द पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। ध्यान देना, ये जो रिजर्व है ये पार्टनर है ना बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बैलेंस शीट से हट गया, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो बैलेंस शीट में है। ये ध्यान रखना है आपको। दे वॉन्ट टू शो रिजर्व इन बैलेंस शीट। ये लिखा हुआ है कि पार्टनर है ना इस रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बैलेंस शीट से हट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट में रहेगा, तभी तो बैलेंस शीट में रहेगा। तो अब कैसे ट्रीटमेंट हो इस रिजर्व का? क्योंकि किसी ना किसी पार्टनर को तो गेन हुआ है और किसी ना किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसको एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया है वो देखते हैं, और इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो दो पार्टनर हैं उनका रेशो क्या है? 1:1 है, इक्वल। और नया रेशो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एनपीएसआर जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ओपीएसआर को बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो हो गया 1:1 और न्यू रेशो हो गया 3:2। ये ध्यान देना है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का ओल्ड रेशो और न्यू रेशो के डिफरेंस से। तो पहले मोहन मोहन का ओल्ड रेशो क्या हो गया? 1+1 को ऐड किया तो 1/2 हो गया, और नया रेशो क्या हो गया? 3+2 को ऐड किया तो हो गया 3+2 = 5। तो नया रेशो हो गया 3/5। तो हमने ओल्ड रेशो से नया रेशो माइनस कर रहे हैं हम। तो 2 और 5 का पहले तो क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने सीधे सीधे, तो 5×2 = 10 हो गया। और अब हम ये क्या करते हैं? 2 के टेबल में 10 को देखेंगे कितने टाइम्स में आ रहा है, तो 5, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। और फिर 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आएगा? 2, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये आ जाएगा 6। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आया 5 - 6, और माइनस में आंसर आ रहा है क्योंकि 5 में से 6 माइनस हो रहा है, तो माइनस में आंसर आ रहा है। तो ये माइनस वाला जो आंसर है ये किसको शो कर रहा है? गेन को। अब आते हैं सोहन की तरफ। सोहन का ओल्ड रेशो क्या है? ये भी सेम है, 1+1 को ऐड किया तो 1/2। नया क्या है? इसका 2 है, तो 2+3 को ऐड किया तो हो गया 5, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है। तो फिर वही 2 और 5 का एलसीएम ले लिया, आ गया 10। फिर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5 - 4। 5 माइनस जब 4 करेंगे ना तो 5 में से 4 माइनस हो रहा है तो आ गया 1, और 1/10, क्योंकि 5 में से 4 माइनस होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और ये होगा पॉजिटिव क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया है, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट सैक्रिफाइस को शो करेगा। अब आपके क्वेश्चन में ध्यान देना है कि किसको गेन हुआ है? मोहन को। तो मोहन क्या करने वाला है? कंपनसेट करने वाला है सोहन को। किसका?
जो भी क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है, क्योंकि पार्टनर है ना रिजर्व को बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, ये ध्यान देना। अगर शो नहीं करना चाहते हैं तो वो तो सीधे सीधे बांट लेंगे इसको और खत्म कर लेंगे, लेकिन जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ना तो उसको वो शो करना चाहते हैं। अब शो तो करना चाहते हैं मींस ये 20,000 रुपए एज इट इज है ना बैलेंस शीट में शो होगा, लेकिन जिसको लॉस हो गया वो क्या करेगा, अब उसको भी तो कंपनसेट देना पड़ेगा ना फ्यूचर में। तो चलो ठीक है, ये 20,000 रुपए बैलेंस शीट में शो होगा, लेकिन आज तो लॉस, सोहन को आज लॉस हो गया। सोहन का लॉस कौन रिकवर करेगा, तो सोहन का लॉस रिकवर करेगा ये मोहन। लेकिन कितना अमाउंट आज पे करेगा, कितना अमाउंट मोहन जो है वो सोहन को पे करेगा। तो उसके लिए अब हम यहां देखते हैं कि फर्म के पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, वो पड़ा है 20,000 रुपीज का। और आप देख रहे हो मोहन को कितना गेन हुआ है 1/10 का, तो 1/10 किया और रिजर्व का अमाउंट है 20,000, तो 2,000 रुपए जो है 2,000 रुपीज जो है वो मोहन को गेन होगा। तो ये मोहन ना इतना अमाउंट है ना क्या करने वाला है, सोहन को पे करने वाला है, क्योंकि जितने अमाउंट का उसको गेन होगा उतना अमाउंट वो सोहन को पे करेगा। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है एंट्री बनाने में। यहां एंट्री में ये आएगा मोहन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मोहन अपना कैपिटल अकाउंट क्या करेगा, 2,000 रुपीज से डेबिट करेगा और सोहन का कैपिटल अकाउंट जो है वो 2,000 रुपीज से क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि मोहन को गेन हुआ था तो मोहन क्या करेगा, अपना अकाउंट डेबिट करवा लेगा 2,000 रुपीज से, क्योंकि इसको क्या होगा, फ्यूचर में फायदा होगा। तो आज तो इसको 2,000 रुपए देना पड़ेगा और वो आज सोहन को 2,000 रुपीज क्या करेगा, पे करेगा। अब अगर ये वाला आपको पोर्शन समझ में नहीं आया है तो हम एक दूसरे इसको कंडीशन से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि ओपीएसआर क्या दिया हुआ है, 1:1 दिया है, मींस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। एनपीएसआर जो दिया है वो है 3:2, तो 3:2 का एनपीएसआर दिया हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास रिजर्व का अमाउंट कितना पड़ा है, वो पड़ा है 20,000 रुपीज। अगर हम इस रिजर्व को ओल्ड रेशोस में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ओल्ड रेशोस क्या है, 1:1 मींस 1/2 1/2। तो मोहन का शेयर आता है, मोहन शेयर ऑफ रिजर्व 1/2, और कितना रिजर्व पड़ा है हमारे पास 20,000। तो जब हम 1/2 कर रहे हैं ओल्ड शेयर में, अभी हम शेयर कर रहे हैं इसको ओपीएसआर में, इस रिजर्व के अमाउंट को ओपीएसआर में शेयर कर रहे हैं, तो 1/2 इंटू 20,000 इक्वल टू 10,000 मोहन को आ गया और सोहन को भी सेम अमाउंट मिला रिजर्व का। अब अगर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस रिजर्व को शेयर करें तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन 3:2 मींस 3/5 और 2/5। 3/5 और 2/5 होगा यहाँ, तो मोहन का हो जाएगा 3/5 और इसका हो जाएगा 2/5। तो 20,000 टोटल रिजर्व था तो उसका 3/5 किया तो इक्वल टू आ गया 12,000 और 2/5 किया इंटू 20,000 तो ये आ गया 8,000। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां ये देख रहे हैं कि मोहन को पहले 10,000 रुपए का रिजर्व मिलता था और आज 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अब मोहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है ना कि ये उसको 2,000 रुपए का क्या हुआ, एक्स्ट्रा गेन हुआ ना 2,000 रुपीज का। तो वो जो 2,000 रुपए का गेन हो रहा है वो 2,000 रुपए किसको पे करे, सोहन को पे करे। क्योंकि पहले सोहन को 10,000 रुपीज मिल रहा था और आज कितना मिल रहा है, वो उसको 8,000 रुपीज मिल रहा है। तो इसको 2,000 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसलिए सोहन का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट करना पड़ेगा और मोहन अपना कैपिटल अकाउंट क्या करेगा, डेबिट करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये ध्यान देना है। अब आ गए हम थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक पर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। When there is change in profit sharing ratio of existing partner, then the assets and liability of firm are revalued. देखो ध्यान देना कि जब है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज के ऊपर ही बना हुआ है।
तो जब है ना रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते हैं, तो उस कंडीशन में आपने गुडविल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट देख लिया। एक बड़ा ट्रीटमेंट है कि उस कंडीशन में फर्म का नया रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो पहले यह देखा जाए कि एसेट्स पहले कितने प्राइस की थी, आज उनकी मार्केट वैल्यू क्या हुई है, या पहले लाइबिलिटीज हमारे ऊपर कितनी थी, आज उनकी वैल्यू क्या है। तो हम उनका क्या करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं लाइबिलिटीज का और रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का। तो रीवैल्यूएशन करने से और रीअसेसमेंट करने से हमको आज की कीमत का पता चल जाता है और पुरानी कीमत से या पुराने प्राइस से हम इसका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और जब पुराने प्राइस से इनका कंपेयर किया जाता है तो पता चलता है कि फर्म को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या फर्म को एक्चुअल में लॉस हुआ है। तो करंट प्राइस और फर्म के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या हुए हैं, कौन कौन सी जो पहले अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी और लायबिलिटीज थी, उनको अब हम कैसे प्रॉपर वैल्यूज में ला सकते हैं, क्योंकि अब हम नई फर्म चला रहे हैं, नए रिकॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करके फर्म चला रहे हैं। तो हमें ये जितना भी पुराना अपडेट था उसको चेंज करना पड़ेगा, भी पुरानी इंफॉर्मेशन थी उसको अपडेट करके नई इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। या तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसके लिए भी दो ट्रीटमेंट है, बनाएं कि ना बनाएं। अब बनाते हैं तो क्या मेथड है और नहीं बनाते हैं तो क्या मेथड है, वो उस टॉपिक पर आते हैं। दो मेथड हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बनाने के लिए। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू, ध्यान देना, रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब पुरानी वैल्यू और न्यू जो वैल्यू है उसमें क्या चेंज होकर आया है, उनको क्या हम बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हैं और क्या हम उनको बुक में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो फर्म के पास बिल्डिंग थी 1 लाख रुपीज की, ये हमने ले लिया है कि 1 लाख रुपीज की फर्म के पास बिल्डिंग है, ये ओल्ड वैल्यू है। और न्यू वैल्यू आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जब हमने उसका रिवैल्यूएशन कराया तो पता चला उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई। तो अब ये कितनी वैल्यू हो गई है, 1,20,000। तो रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या हम इस न्यू वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करें, और दूसरा कंडीशन क्या बनती है कि क्या इस न्यू वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड ना करें। तो अब हम पहला केस देख रहे हैं कि व्हेन रिवाइज जो वैल्यू है आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मींस कि जब हम ये वाली वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब बैलेंस शीट में अब ये वाली वैल्यू जाएगी, ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी। तो जब ये वाली वैल्यू जाएगी तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब जो रीवैल्यूएशन, आप इसके नाम को ब्रेक करके जब ट्रांसलेट करोगे ना तब इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन मतलब दोबारा वैल्यूएशन करके जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसका एक और नाम है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बोलते ही बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, और ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए इसमें नॉमिनल अकाउंट के ही रूल्स लगेंगे। फर्म को जितने भी लॉसेस हुए हैं फर्म कहां शो करेगी, डेबिट साइड। और फर्म को जितनी भी इनकम हुई है वो फर्म कहां शो करने वाली है, क्रेडिट साइड। ये ध्यान रखना है आपको, इनकम को शो करेगी वो क्रेडिट साइड और लॉसेस को शो करने वाली है वो डेबिट साइड। ये फंडा बस आप याद रखना, आपको फॉर्मेट लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉस अगर फर्म को हुआ है तो वो डेबिट साइड शो कर देना, और अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड शो कर देना। जैसे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, फर्म की एसेट्स कम हो गई, फर्म की जो पुरानी वैल्यू थी वो क्या हो गई, नई वैल्यू से ज्यादा, तो फर्म को यहां लॉस हुआ। पहले हमारे पास बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी, आज बिल्डिंग की एमआरपी
जो मार्केट वैल्यू है वो 80,000 पर हो गई, ये न्यू वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है। तो आपको ना दोनों वैल्यू का क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अगर ओल्ड वैल्यू ज्यादा है और न्यू वैल्यू कम आ गई है एसेट्स की, तो ये समझ जाना फर्म को लॉस हो रहा है, और लॉस अगर हो रहा है तो वो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड की जाएगी। और इसके अपोजिट, अगर ओल्ड वैल्यू 1 लाख रुपीज है और न्यू वैल्यू क्या आ गई है, 1,20,000 आ गई है, तो फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20,000 का एक्स्ट्रा। मतलब यहां पर आपको ना डिफरेंस अमाउंट ही लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ उतना ही अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है जितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ होता है या एक्चुअल में लॉस हुआ होता है। तो यहां जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा बिल्डिंग का, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 20,000 और अगर लॉस हुआ है तो 20,000। ऐसे ही लाइबिलिटीज में भी फर्म को प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। अगर फर्म की लाइबिलिटी है ना डिक्रीज हुई है तो फर्म के लिए प्रॉफिट की कंडीशन है, तो उसको वो क्रेडिट करेगी। और अगर लाइबिलिटी बढ़ चुकी है तो फर्म के लिए एक लॉस की कंडीशन होगी, तो फर्म उसको डेबिट करेगी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अचानक कोई लाइबिलिटी आ गई है तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई है, और लाइबिलिटी बढ़ना मतलब फर्म के लिए लॉस की कंडीशन है, और लॉस जो है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स पता चल गई हैं कि हमारे पास कोई एसेट्स आ चुकी है, तो इससे फर्म की एक एसेट्स बढ़ गई, मतलब फर्म का प्रॉफिट हो गया, और फर्म को जब प्रॉफिट होगा तो उसको वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगी। अब क्या करना है आपको, क्रेडिट साइड का टोटल करना है। क्रेडिट तरफ का टोटल करेंगे, अगर डेबिट तरफ का टोटल कम है तो फर्म इस तरफ प्रॉफिट पर आएगी, फर्म अपने प्रॉफिट को शो करेगी, और जो भी फर्म को प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को ओल्ड रेसोस में, ध्यान देना, ओल्ड रेसोस में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इन केस अगर डेबिट तरफ का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट तरफ का कम है, तो फर्म बताएगी कि उसको लॉस हुआ है, और ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेसोर्स में ही ट्रांसफर किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाना है, जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में शो करना चाहते हैं। मींस पहले हमारे पास जो बिल्डिंग थी 1 लाख रुपीज की, आज की पोजीशन में बिल्डिंग हो गई 1,20,000। जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग की जो वैल्यू जाएगी वो 1,20,000 जाएगी। अगर ये 1,20,000 वैल्यू जा रही है तभी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये पहला केस है हमारा। पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन के थ्रू कि वो वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं कहां पर, बैलेंस शीट में। पहले हम फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:3:2, और इनका एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें वो क्रेडिटर्स बता रहे हैं, बैंक लोन बता रहे हैं, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, और उन्होंने कितना कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, वो है टोटल 5 लाख रुपए का कैपिटल लगा है। कैश दिया हुआ है, डेटर्स हैं आपके, स्टॉक दिया है, मशीन है, बिल्डिंग है और फर्नीचर है। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी हो गई 5,60,000। अब पार्टनर डिसाइडेड दैट इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 से उन्होंने क्या किया है, 4:3:2 में नया रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, 4:3:2 हो गया। पहले का रेशो क्या था, 3:3:2 हो गया। नया रेशो क्या है, 4:3:2 हो गया। या आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अब ध्यान देना है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो जो फर्म की एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटी हैं उनका रिवैल्यूएशन करवाया और रीअसेसमेंट करवाया, तो नई इंफॉर्मेशन से आपको ये चीजें पता चली है। पहली इंफॉर्मेशन है स्टॉक 1,10,000 का हो गया है। नई इंफॉर्मेशन में स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, 1,10,000 रुपीज। ओल्ड इंफॉर्मेशन में स्टॉक की क्या वैल्यू है, ओल्ड इंफॉर्मेशन में स्टॉक की वैल्यू है 1,20,000 रुपीज। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू कम हो चुकी है। कितनी वैल्यू कम हो चुकी है, 10,000 रुपीज की वैल्यू कम हो चुकी है, तो ये फर्म के लिए एक लॉस हुआ है। अब फर्म अपने लॉस को ना कहां शो करने वाली है, आपको मालूम है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब कभी भी फर्म को लॉस होता है तो फर्म उस लॉस को शो करती है डेबिट साइड। क्योंकि अभी हम जो सिचुएशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें फर्म रिवाइज्ड वैल्यू को ही बैलेंस शीट में शो करना चाहती है, मतलब 1,10,000 रुपए को बैलेंस शीट में शो करना चाहती है। तो उसके लिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उस अकाउंट में ना एक्चुअल में जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है सिर्फ उतना ही अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। ये ध्यान देना है, 1,20,000 रुपीज पहले की वैल्यू है और आज की वैल्यू है 1,10,000। तो रिवैल्यूएशन
अकाउंट में सिर्फ ट्रांसफर किया जाएगा 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज रिवैल्यूएशन में जाएगा, और जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें हम रिवाइज्ड वैल्यू को शो करना चाहते हैं, तो उसमें ये अमाउंट जाएगी 1,10,000। अब मशीन जो है डेप्रिसिएट हो रही है, और डेप्रिसिएट करने का मतलब होता है कम कर देना, तो ये भी एक लॉस हुआ है। कितने परसेंट से डेप्रिसिएट हुई है? 10% से डेप्रिसिएट हुई है। तो मशीन की वैल्यू है 1,59,000। तो 1,59,000 का जब आप है ना 10% निकालेंगे ना, तो 10% जो होगा वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये ध्यान देना, 10% सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अब 10% तो कम हो गई वैल्यू, तो वैल्यू बची कितनी? 90% वैल्यू बची, और जो 90% वैल्यू है वही बैलेंस शीट में शो होगी। ये ध्यान देना, 10% वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगी, 90% जो वैल्यू बचेगी वो बैलेंस शीट में शो होगी, क्योंकि फर्म अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को जो भी उनकी रिवैल्यूएशन करने के बाद वैल्यू आ रही है उसको वो बैलेंस शीट में शो करना चाहती है, उसी प्राइस पर शो करना चाहती है। थर्ड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इससे हमेशा डेटर्स है ना कम हो जाते हैं, तो ये भी फर्म के लिए एक तरीके का लॉस है। 5% डेटर्स हमारे कम हो गए हैं, तो डेटर्स की वैल्यू थी हमारे पास 50,000 रुपीज, उसका 5% क्या हो गया है? कम हो गया है, मीन्स 2,500 रुपीज का लॉस हुआ। 50,000 का 5% इक्वल टू 2,500। 5% जो है वो रिवैल्यूएशन में चली जाएगी, क्योंकि 5% का ही लॉस हुआ है, और जो 95% वैल्यू बचेगी वो वैल्यू जाएगी बैलेंस शीट में। बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई है, तो एप्रिसिएट का मतलब होता है बढ़ जाना। ये तीनों लॉस थे, तो ये तीनों लॉस है ना डेबिट साइड शो होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लेकिन एप्रिसिएट जो है ये एक प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जो होते हैं वो कहां शो होते हैं? क्रेडिट में। तो 20% जो वैल्यू है ना बढ़ चुकी है। यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, बिल्डिंग की 100% वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू है 100% वैल्यू 2 लाख रुपीज, और 20% और बढ़ गई है, तो 2 लाख रुपीज का 20%, 2 लाख रुपीज का 20% तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, मींस 40,000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, 40,000 रुपीज। और बाकी 100% वैल्यू कहां पर लिखी है? बैलेंस शीट में, और वो है 2 लाख रुपीज, जबकि ये वैल्यू कितने से बढ़ चुकी है? 20 से। तो अब हम जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसमें 120% की वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, 120% की वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे। अभी हमने जैसे डेटर में किया था, 5% वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर की थी, और 95% वैल्यू कहां ट्रांसफर की थी? बैलेंस शीट में। ऐसे ही मशीन में किया था, 10% की वैल्यू हमने कहां ट्रांसफर की? रिवैल्यूएशन में, और 90% की वैल्यू ट्रांसफर की थी बैलेंस शीट में। अब तो ये बढ़ गई है ना, तो बढ़ने से अब वो वैल्यू प्लस हो जाएगी, जब कम होती है तो माइनस करके हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, जब वैल्यू बढ़ जाती है तो प्लस करके बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए 120% ट्रांसफर होगी बैलेंस शीट में, और 20% रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगी, जितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। A liability for 3,000 rupees included in sundry creditor is not likely to arise। इसका मतलब क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है जो फर्म को पे करना है। अब फर्म को पता चल रहा है कि 3,000 रुपए अब हमें पे नहीं करना है, और जब फर्म को 3,000 रुपए पे नहीं करना है, तो फर्म के लिए क्या हुआ? ये एक प्रॉफिट हुआ ना, तो 3,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। और जब हम भी पार्टनर क्या करना चाहते हैं? रिकॉर्डेड इन द बुक्स कौन सी वैल्यू? जो भी रिवाइज्ड वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू एसेट्स की और लाइबिलिटीज की, उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जब रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनाना है। अब देखो, उसी क्वेश्चन का हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अभी आपको क्लियर करवाया है, उसी क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हमने। स्टॉक में हमको क्या हुआ था? लॉस हुआ था, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू आप देखो यहां पर कितनी थी? 1,20,000, और नई वैल्यू क्या आ गई है? 1,10,000। तो स्टॉक में 10,000 का लॉस हुआ, तो इसलिए स्टॉक में 10,000 रुपीज की वैल्यू हमने यहां ट्रांसफर की है। फिर मशीन, मशीन में भी 10% का क्या हुआ था? हमको लॉस हुआ था, तो मशीन की वैल्यू थी 1,59,000, उसका 10% हमने निकाला,
और 10% निकालने के बाद 1,59,000 का जब आप 10% निकालते हैं तो 15,900 आएगा, वो आप डेबिट साइड शो कर देंगे क्योंकि ये फॉर्म को लॉस हुआ। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इससे हमारे डेटर्स कम हो गए थे, ये था 5%, और 5% किसका निकाला, वो भी डेटर्स का ही निकाला हमने, और डेटर्स हमारे 50,000 के थे, 50,000 का 5% जब हम निकालेंगे तो 50,000 का जब हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2,500 रुपीज, ये भी लॉस हुआ हमारे लिए, तो 3 लॉसेस हो गए। बिल्डिंग बढ़ चुकी थी, बिल्डिंग कितने से बढ़ चुकी थी, 20% से, तो बिल्डिंग जो बढ़ चुकी थी 20% से, तो बिल्डिंग की प्राइस क्या है, बुक वैल्यू क्या है 2 लाख, और 2 लाख का 20% जब आप निकालेंगे तो 40,000 रुपीज आएगा, तो 40,000 ही हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और लास्ट में एक था क्रेडिटर्स, जो था वो फर्म को पे नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी थी जो अब हमारी कम हो गई है, अब हमें 3,000 रुपए पे नहीं करने हैं। अब हम इसके बाद टोटल करते हैं, तो जब हम टोटल करते हैं तो पता चलता है कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 43,000 रुपीज हुआ है, और डेबिट साइड का इन तीनों का टोटल हुआ है कम। तो क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल हमने माइनस कर दिया, तो ये फर्म का प्रॉफिट हुआ, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट के बाद हमको पता चला है। और ये प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, और उनका ओपीएसआर है 3:2, सॉरी 3:3:2 में शेयर कर देना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अभी तक तो पार्टनर क्या कर रहे थे कि जो भी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते थे, तो जो वैल्यू हमारी मार्केट वैल्यू की आती थी वही वैल्यू हम बैलेंस शीट में शो करते थे, मतलब उस वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते थे पार्टनर। लेकिन अब अगर नहीं करना चाहते हैं कि जो पहले हमारे पास स्टॉक था 1 लाख रुपीज का, ठीक है, आज वही रहेगा 1 लाख रुपीज का, नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उसको 1 लाख रुपीज ही लिखने वाले हैं, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी पहुंच गई है, उसकी मार्केट वैल्यू पहुंच गई है 1,20,000। तो हमारे पास जो 20,000 रुपीज बढ़ गया है तो उसका क्या करें, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करें, लिखना तो हमें न्यू बैलेंस शीट में 1 लाख ही है, तो लेकिन आज तो उसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 हो गई है, तो इस 20,000 का क्या करें। तो उसके लिए आपको ना ध्यान रखना है, फिर एक आपको कैलकुलेशन करना है नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, गुडविल और रिजर्व। उसके लिए आपको एक फॉर्मेट तैयार है ये पूरा, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ना रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब रिवाइज्ड वैल्यू को न्यू बैलेंस शीट में लिखना पार्टनर चाहते हैं तब, और अगर रिवाइज्ड वैल्यू को लिखना नहीं चाहते हैं, मतलब इस वाली वैल्यू को न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखना चाहते हैं, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, वो कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब जो 1 लाख और 1,20,000 का जो डिफरेंस है, उसका जो इफेक्ट आया है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो अलग से एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। उस फॉर्मेट से वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, उन एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट के बाद जो भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें वो प्लस करेंगे। ध्यान देना, उसमें वो प्लस करने वाले हैं क्या, गुडविल, उसमें प्लस करने वाले हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। ये ध्यान देना है क्योंकि ये फर्म के लिए लॉस है। प्रॉफिट में देखो, जब एसेट्स और लाइबिलिटी का आप जब रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करेंगे ना, तो इससे या तो फर्म को प्रॉफिट पता चलेगा, अगर पॉजिटिव कंडीशन हुई तो प्रॉफिट हो जाएगी, और अगर नेगेटिव कंडीशन हुई तो लॉस हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा, तो अगर प्रॉफिट आता है तो गुडविल प्लस हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व अगर पॉजिटिव दिए हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है तो वो माइनस हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में ये चीज नहीं समझ में आई है तो इसको एग्जांपल के थ्रू अभी हम क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एबीसी आर पार्टनर, their profit sharing ratio है 5:3:2. They decided to
शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो ऑफ 2:3:5। पहले का रेशो क्या है? बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन 5:3:2 है और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन है 2:3:5 है। अब है ना, आप यहां देखो, ये बुक वैल्यू है और ये उसकी रिवाइज्ड वैल्यू है। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीस थी पहले और आज 5,50,000 हो गई, मतलब 50,000 रुपीस बढ़ गई है, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ। और जो प्रॉफिट होगा ना, उसको हम प्लस वाले साइन में लिख रहे हैं। प्लांट और मशीन 2,50,000 की पहले की वैल्यू है और आज की वैल्यू 2,40,000 हो गई, मतलब यहाँ 10,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई, तो फर्म को ये क्या हुआ? लॉस हुआ। और लॉस वाली वैल्यू को हम माइनस में शो कर रहे हैं। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स पर आते हैं। 60,000 पहले की वैल्यू है और आज की वैल्यू क्या है? 55,000 को प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अगर कम हो जाते हैं तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट है ना, तो ये प्रॉफिट वाली कंडीशन हुई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60,000 से 75,000 मींस ये बढ़ गई, एक लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी का बढ़ना मतलब फर्म के लिए क्या हो जाएगा? एक लॉस हो जाएगा और लॉस को वो माइनस तरफ शो करेगी। तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि फर्म ने यहां पर लिखा है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। कहने का मतलब कोई भी बुक वैल्यू जो दी है ना, यही नई बैलेंस शीट में शो होगी, ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी बैलेंस शीट में। विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू का मतलब है एज इट इज यही प्राइस आपको नई बैलेंस शीट में लेनी है, ये वाला प्राइस नहीं जाएगा, जबकि रिवाइज्ड वैल्यू ये वाली आ चुकी है। उसके लिए आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोला गया है। तो अब बाकी देखो, अब जो डिफरेंस देख रहे हो तो उसका करें क्या कि 5 लाख पहले लैंड एंड बिल्डिंग थी, आज 5 लाख 5,50,000 की हो गई है। तो अब उसका करें क्या? जो 50,000 बढ़ गया है तो उसका क्या करें? या यहाँ पर जो 10,000 कम हो गया है, यहाँ 5,000 रुपीज जो कम हो गए हैं, यहाँ 15,000 जो बढ़ गए, तो जो भी प्राइस का करें तो करें क्या? तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक स्टेटमेंट तैयार करना है। वो स्टेटमेंट बनाने के पहले हम पहले ये इंफॉर्मेशन और पढ़ लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में गुडविल भी गिवन है, जनरल रिजर्व भी गिवन है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी गिवन है 2,000 रुपीज का, और आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ये 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको इस इंफॉर्मेशन के अलावा दी हुई है। अब आते हैं, कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन गुडविल एंड रिजर्व का। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव साइन थे वो हमारे लिए प्लस वाली कंडीशन है, तो उनको हम पहले लिख लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग और ट्रेड क्रेडिटर ये फर्म के लिए पॉजिटिव कंडीशन थी, मींस फर्म के लिए प्रॉफिट था। तो यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग से 50,000 का और क्रेडिटर से 5,000 का। तो हमने क्या किया? लैंड एंड बिल्डिंग का 50,000 रुपीज और क्रेडिटर्स का 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो हो गया टोटल मिलाकर 55,000। ये हमने लिख लिया यहां पर 55,000। ठीक है, इसके बाद अब हम इससे माइनस करने वाले हैं क्या? जो फर्म को लॉस हुआ था उन एसेट्स और लाइबिलिटी से। तो लॉस किसमें किसमें हुआ था? लॉस हुआ था प्लांट और मशीन से। आप देखो 2,50,000 की थी, 2,40,000 पर आ गई, 10,000 रुपए का लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ यहाँ पर। यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60,000 के थे, 75,000 हो गए, तो 15,000 का ये लॉस हुआ। तो 10,000 का लॉस ये, 15,000 का लॉस ये, तो टोटल मिलाकर 25,000 का लॉस है ना, हमने इस प्रॉफिट से माइनस कर दिया। क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट है हमारे पास 55 का और लॉस है हमारे पास 25 का। तो माइनस करने के बाद हमारे पास अभी भी प्रॉफिट ही आ रहा है, फर्म को 30,000 का प्रॉफिट हो गया रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी से। तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ है तो गुडविल अगर गिवन है तो उसी में ऐड हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व वो भी दिए हुए थे 5,000 के, वो भी ऐड कर दिए हमने। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ था वो माइनस, ये लॉस होता है तो इसको माइनस कर देना है। ये देखो, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिली, गुडविल मिला, जनरल रिजर्व मिला और सस्पेंस अकाउंट मींस एडवर्टीजमेंट जो सस्पेंस अकाउंट है, इसी को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके का लॉस होता है। इस लॉस को ना हमें क्या करना है? माइनस कर देना है। तो 30,000 में 10,000 और 5,000 प्लस किया तो आ गया 45,000, उसमें से 2,000 लेस कर दिया तो नेट इफेक्ट आ गया है 43,000 का। अब इस इफेक्ट को ना
कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए सिर्फ आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब वो एंट्री कैसे बनेगी तो वो और हम देखते हैं। तो उसके लिए ना आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पार्टनर्स का 5:3:2 ये दिया हुआ है, और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन एनपीएसआर दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इससे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेना है। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का फॉर्मूला पुट करके एबीसी तीनों के लिए क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेना है। पुराना जो रेशो है और नए रेशो से आपको क्या करना है, डिफरेंस करके पता कर लेना है कि किस पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ा है, किस पार्टनर को गेन हुआ है, और किसको, जैसे यहाँ पर आप बी को देख रहे हो, बी को कुछ भी नहीं हुआ है, मींस इसका आंसर निल आ रहा है। क्यों, जीरो आ रहा है, इसलिए निल है। ना तो इसको सैक्रिफाइस करना पड़ा और ना ही इसको गेन हुआ आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इससे ये पता चला कि ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा है क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आया है, और इसका आंसर नेगेटिव आया है, तो इसको क्या हुआ, गेन हुआ। तो अब ये जो गेन करने वाला पार्टनर है ना, ये क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए कंपनसेट करेगा। कंपनसेट करेगा किसका, जो नेट इफेक्ट आया है, और नेट इफेक्ट आया था ये 43,000 रुपीज है ना, ये 43,000 रुपीज का कितना गेन किया इसने, 3/10 किया। तो 3/10 किया सी का शेयर और ए का शेयर, तो ए ने इतना सेक्रीफाइस किया और इसने इतना गेन किया। तो यहां पर क्या करने वाला है, जो सी है, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, तो सी है ना 12,900 का जो अमाउंट है वो किसको पे करेगा, ए को पे करेगा। तो सी अपना कैपिटल अकाउंट क्या करवा लेगा, डेबिट करवा लेगा, और ए का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए को लॉस हुआ था तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 12,900 के अमाउंट इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेगा कौन, सी अपना कैपिटल अकाउंट डेबिट करवा के ए के कैपिटल अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट करेगा। ये एंट्री फर्म ही बनाएगी बिहाफ ऑफ पार्टनर। क्लियर है, चलिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।